नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आईएएस में। आज जो जियोग्राफी का टॉपिक है वह है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भ समय मापन। जियोग्राफी का बिल्कुल अलग टॉपिक है। इसमें मापन किया जाता है पृथ्वी, उसकी आयु, चट्टानों की आयु और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का उद्भव एक समय में। पहले आप टॉपिक देख लीजिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसे बोलना है हिंदी में भूगर्भ विज्ञान। जो भूगर्भ विज्ञान का एक समय मापन है। अर्थात जो पृथ्वी है उसका एक भूगर्भी जियोलॉजिकल हिस्ट्री। पृथ्वी का क्या बोलना है आपको, पृथ्वी का जो भूगर्भ है उस भूगर्भ का एक इतिहास। अर्थात भू मतलब पृथ्वी, गर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर का। तो संपूर्ण जब इतिहास का आप अध्ययन करेंगे तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहलाता है। स्केल एक पैमाना है जिसपे पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है, विभिन्न प्रकार की चट्टानों की आयु की गणना की जाती है और इसके साथ साथ में क्या किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु वनस्पतियों का उद्भव हुआ है उसे मापा जाता है। तो पृथ्वी की आयु कितनी है, जो पहला वीडियो है इसी से संबंधित है। तो देखिए, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं पृथ्वी की आयु। पृथ्वी की आयु आप बोलेंगे कि 4.5 से 5 अरब वर्ष पूर्व है। अरब वर्ष पूर्व बोलना आपको, 4.5 से 5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का जन्म हुआ। पृथ्वी के जन्म होने के बाद से धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा हुई, विभिन्न प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ, अलग अलग शील्ड बने, जैसे कि कनाडियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड है, साइबेरियन शील्ड है। फिर है महाद्वीप का विस्थापन हुआ समय के साथ, पर्वतों का निर्माण हुआ, पुनः जीव जंतु के अवशेष अलग से अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का उद्भव हुआ। तो इन सब का एक स्टडी करना है आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे। तो पृथ्वी की आयु 4.5 से 5 अरब वर्ष पूर्व है। अब हम गणना कैसे करेंगे, भूगर्भिक इतिहास हमका स्टडी करना है। अगर भूगर्भिक इतिहास का तो क्या क्या लिया जाए, तो इसमें आपको कुछ लेना होगा। सबसे पहले इसमें आप पृथ्वी की आयु की गणना कर रहे हैं विभिन्न भूगर्भ के अंदर में, धीरे धीरे एक के बाद एक लेयर बने हुए हैं, अवसाद बने हुए। तो सबसे पहले लेंगे आप अवसादों का जमाव किस दर से है, जो भी सेडिमेंट है उनका जमाव किस दर से हो रहा है। अर्थात जो अवसाद है, सेडिमेंट है, ये अवसाद एक के बाद एक किस दर से जमा हो रही है। सेकेंड नंबर पे आप लेंगे जीवाश्म। चट्टानों में विभिन्न प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं, तो जीवाश्म का आप अध्ययन करके स्टडी कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चट्टानें जिसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, बहुत से ऐसे चट्टानें जिसमें जीवाश्म मिलते हैं। तो जीवाश्म के आधार पर चट्टानों की आयु का गणना भी कर सकते हैं। फिर है समुद्र में लवण किस दर से जमा हो रहे हैं, समुद्र में लवणता की दर क्या है। जो समुद्र है, समुद्र में लवणता अर्थात नमक किस दर से एकत्रित हो रहे हैं, इसके आधार पर भी पृथ्वी की आयु की गणना आप कर सकते हैं, भूगर्भिक स्टडी कर सकते हैं। पुनः यहाँ पे आपको लेना है, जब समुद्री लवणता हो जाता है तो इसमें आपको लेना है रेडियो डेटिंग पद्धति, रेडियोमेट्रिक्स पद्धति। सबसे महत्वपूर्ण है रेडियोमेट्रिक पद्धति। ये मॉडर्न साइंस है जिसके जरिए चट्टानों में जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ रहते हैं उनके विखंडन की दर के आधार पर मापा जाता है चट्टानों की आयु, और इस हिसाब से पृथ्वी की आयु की गणना कर ली जाती है। तो कुछ कुछ आपके पास फैक्ट निकल रहे हैं कि अवसादों का जमाव किस दर से हो रहा है, इस आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना कर ले। जीवाश्म जो है, पुराने जीवाश्म नए जीवाश्म में अंतर कर ले, उनकी आयु की गणना कर सकते हैं। समुद्र में लवणता किस दर से एकत्रित हो रहे हैं, इसके आधार पर गणना कर सकते हैं, या रेडियोमेट्रिक पद्धति के आधार पर आप आकलन कर सकते हैं। इसमें जो है एक और ले सकते हैं कि किस दर से पृथ्वी ठंडी हो रही है। तो पृथ्वी किस दर से ठंडी हो रही है,
सबसे मॉडर्न सिद्धांत है रेडियोमैट्रिक पद्धति। रेडियोमैट्रिक पद्धति फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं आपके सामने। जो रेडियोमैट्रिक पद्धति है, रेडियो एक्टिविटी विखंडन, जो नाभिकीय पदार्थ है जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये नाभिकीय पदार्थ, इनके विखंडन की दर होती है। इनका एक अर्ध आयु काल है। इनके अर्ध आयु काल के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मेथड है यूरेनियम 235 का विखंडन के आधार पर। तो यूरेनियम 235 इसके आधार पे पृथ्वी की आयु की आप गणना कर सकते हैं। इनका विखंडन की दर क्या, किस दर से टूट रही है, तो ये है। अब इसके बाद हम देखते हैं अब हम देख लेते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कैसे बांटा जाता है। आप नॉर्मल स्केल देखते हैं। जो नॉर्मल स्केल रहता है क्या रहता है, मीटर में रहता है। मीटर पुनः सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर मिलीमीटर में बटी रहती है। तो एक के बाद एक पैमाना है। ठीक उसी तरीके से जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक बहुत बड़ा पैमाना है। इसमें करोड़ों वर्ष शामिल है। तो शामिल करोड़ों वर्ष को डिवीजन किया जाएगा। तो आपको डिवीजन कैसे करना है, देखिए इसमें मोस्टली आप कोशिश करिएगा इंग्लिश पढ़ने का, क्योंकि इंग्लिश में सब आसान रहते हैं और हिंदी में सब जो है टफ हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, आप इसका डिवीजन करेंगे पीरियड। सबसे पहले एरा में, जब आप एरा में डिवीजन कर लेते हैं, एरा को बांट देंगे आप पीरियड में, फिर पीरियड को आप बांटेंगे इको में, फिर इको को आप बांटेंगे एज में। ऐसे करके जैसे एक स्केल को आप मापते हैं मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, ठीक उसी तरीके से बांटना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक बड़ा स्केल है जो पृथ्वी के समय का मापन कर रहा है। एरा में, पीरियड में, इपोक में और एज में। इसमें अलग अलग इपो है, अलग अलग एज है, पीरियड अलग है, एरा अलग है। अब यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एरा का। एरा जो है 4 एरा में पृथ्वी को बांटा गया है। टोटल बोलेंगे जो एरा है 4 भागों में बांटे गए हैं। देखिए यहाँ पे एक साइड एरा कर देता हूं मैं। सबसे पहले बोलेंगे प्री कैम्बियम कल। प्री कैम्ब्रियन एरा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा। पुनः सेकंड में जो आप बांटेंगे प्री कैम्ब्रियन के बाद पेलियोजोइक, पेलियोजोइक एरा, फिर मिसोजोइक, मिसोजोइक एरा और सिग्नोजोइक। अब यहाँ पे बस अंतर क्या है, ये जीवन का किस तरीके से जीवन प्रारंभ में था। देखिए प्री कैम्बियम एरा जो है, इस कल्प में कोई भी जीवन नहीं था। ये जोइक पीरियड था, यहाँ कोई भी जीवन नहीं थे। जोइक मतलब बिना जीवन के। जो प्री कैम्बियम एरा है, पृथ्वी का जन्म जब से हुआ तब से लेके 60 करोड़ वर्ष तक आपको करना है। जन्म से लेके 60 करोड़ साल तक, अर्थात जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है, पृथ्वी के जन्म से लेकर 60 करोड़ वर्ष तक का काल जो है प्री कैम्बियम एरा का काल है। इस काल में किसी भी जीव जंतु का उद्भव नहीं हुआ था। इस कारण से इसे इजोइक कहा जाता है। और पृथ्वी की आयु का 90% इसमें शामिल है। क्या बोलेंगे, पृथ्वी की आयु का 90% शामिल है। तो सबसे लंबा जो एरा है प्री कैम्बियम एरा है। इसके बाद जो है ये पेलियोजोइक एरा। ये पेलियोजोइक को आप बोलिए, पेलियोजोइक का मतलब है इसमें प्राचीन लाइफ का जन्म हो चुका था। तो प्राचीन जीवन, एशियंट लाइफ कैसी थी। मिसोजोइक में आप बोलेंगे कि जो मध्य में जीवन कैसा था, पृथ्वी का जब मध्य वाला पीरियड आया तो जीवन कैसा था। सिग्नोजोइक का मतलब है नवीन जीवन, नवजीवन। तो नवजीवन, नया लाइफ किस तरीके से था। तो ऐसे करके लाइफ का जन्म हो चुका था पेलियोजोइक में। धीरे धीरे जो सरल जंतु है, सरल जंतु से जटिल जंतुओं का विकास हुआ है।
और अंत में जो नवजीवन है जिसमें इंसान का जन्म हुआ तो सिनोजोइक वाला काल है। बहुत से जीव जंतु इस काल में, मतलब ये जो आपको पीरियड दिखाई दे रहा है जब से जीवन का उद्भव हुआ, बहुत से प्राणी विलुप्त हो गए, नई नई प्रजाति का उद्भव हुआ, सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ। तो हमको इसमें स्टडी करना रहता है। अब समय के साथ ही पृथ्वी का जो है भूगर्भिक इतिहास, इसमें भी बदलाव आया। जहाँ पे पर्वत नहीं थे, पर्वतों का निर्माण हुआ। जहाँ समुद्र थे वहां पे स्थलों का निर्माण, जहाँ स्थल से समुद्र का निर्माण हुआ, पठारों का निर्माण हुआ, झीलों का निर्माण हुआ, दरारें पड़ी, बहुत सारी भूगर्भिक हलचलें हुई, भूकंप हुए, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। तो यही है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो कुल मिला के जो स्थलाकृति है उसमें लगातार पृथ्वी के जन्म से लेके बदलाव हुए, मौसम में बदलाव हुआ, जीव जंतुओं के शारीरिक ढांचे में बदलाव हुआ। इन सब का एक स्टडी जो आप इंटीग्रेटेड रूप से करते हैं, समग्र रूप से, तो ये क्या कहलाता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। फिलहाल इस पॉइंट को आपको बड़े ध्यान से देखना है। एरा को ये आप 4 एरा में बांट दिए, नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्री कैम्बियम, पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सिनोजोइक। नाम आसान है याद करना, जोइक लगाना है आपको, ये जोइक जोइक, और इसमें ब्रियन नहीं लगा हुआ है। बस मीसो मतलब मध वाला, सिनो मतलब नया। तो ये है आपके पास। अब हम देखेंगे परेड कि इनको कितने परेडों में डिवीजन किया गया है। सबसे पहले देखिए, जो प्री कैम्बियम एरा है इसका कोई परेड नहीं है। पेलियोजोइक का हम लोग परेड कर लेंगे, पेलियोजोइक का परेड निकालेंगे हम लोग। पी फॉर पेलियोजोइक और पी फॉर परेड, इसका कितने परेड में डिवीजन किया गया है। तो क्या करना है, पेलियोजोइक जो है, पेलियोजोइक एरा, इस पेलियोजोइक एरा को आपको परेड में बांटना है। टोटल इसमें 7 परेड है। कितने परेड हैं तो बोलना है, पेलियोजोइक जो एरा है इसमें 7 परेड है। अब नाम आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले क्रेमियम याद करिए, क्रेमियम परेड। तो क्रेमियम है जो आपको प्री क्रेमियम दिखाई दे रहा था, प्री प्री क्रेमियम, इसमें से आपको प्री हटा देना है, क्रेमियम कर लेना है। फिर करना है ओडोविशियन, ओडो ओडोविशियन, ओडोविशियन करिए, ओडोविशियन परेड। फिर करना है आपको सल्लूरियन, सल्लूरियन, सल्लूरियन के बाद आपको आगे बढ़ते चलना है और लिखना है इसमें जो है सल्लूरियन, ओडोविशियन, सल्लूरियन, सल्लूरियन के बाद आपको आगे बढ़ना है, लिखना है डेवोनियन, डेवोनियन। लास्ट में देखिए एन एन आ रहा है सबके, तो नाम में कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। क्रेमियन, ओडोविशियन, सल्लूरियन, डेवोनियन और फिर कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस और परमिनियन। तो ये आपका परेड हो गया, पेलियोजोइक एरा परेड हो गया। अब जो मीसोजोइक आप लिख रहे थे, मीसोजोइक, मीसोजोइक एरा को आपको 3 परेड में बांटना है। ट्राइएसिक, ऐसे करिए, जो है ट्राइएसिक। फिर करिए जुरैसिक, जुरैसिक पार्क मूवी देखे होंगे, ट्राइएसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। अर्थात एक परेड है ट्राइएसिक परेड, ट्राई मतलब 3, ट्राइएसिक परेड, जुरैसिक परेड और क्रिटेशियस परेड। और जो बच जा रहा है आपका सिनोजोइक वाला, सिनोजोइक एरा। सिनोजोइक एरा को आपको कैसे करना है, पुनः सिनोजोइक एरा को डिवीजन कर लेना है आपको क्राइटेरी में और क्वाटनरी में। तो तृतीय कर लीजिए और चतुर्थक परेड, चतुर्थक परेड, क्वाटनरी परेड।
तो ऐसे करके डिवीजन देख रहे हैं। प्री कैम्बियम का कोई डिवीजन नहीं है पीरियड में, लंबा पीरियड है, 90 करोड़ वर्ष का पीरियड है। पृथ्वी का 90% आता है, सॉरी 90 करोड़ नहीं है, 90% आता है। ये जीवन का उद्भव वाला दिखा रहा है पीरियड, धीरे धीरे जीवन का विकास हुआ, एवोल्यूशन हुआ। अब इसमें आपको ओवरऑल अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन जन्म होगा। कब चूना पत्थर का अवसाद का जन्म हुआ, पर्वतों का निर्माणकारी घटना कब घटी, ऐसे करके ज्वालामुखी का उद्गार किस में हुआ। ओवरऑल एक कंसेप्ट लेके आपको चलना है। तो कंसेप्ट में आपको जैसे सबसे पहले आपको करना है बैक्टीरिया का जन्म। इसमें एक सीक्वेंस में लीजिएगा कि सबसे पहले जो पृथ्वी बने वो बैक्टीरिया बने, पुनः बैक्टीरिया के बाद आपको दिखाना है कि फिश बन गए थे जलों में, मछली के बाद आपको दिखाना है कि एम्फीबिया का जन्म हो चुका था। एम्फीबिया जो जल और थल में रहते थे, क्या लिखेंगे, एम्फीबिया। मछली जल में रह रही है, अब जल के बाहर आ चुके हैं जो स्थल और जल दोनों में रह रहे हैं, एम्फीबिया। एम्फीबिया से दिखाना आपको रेप्टाइल का जन्म हुआ था। ये क्या चल रहे थे, पृथ्वी पर रेंग चल रहे थे, अर्थात बैक्टीरिया का उद्भव हो चुका था सबसे पहले, पेलियोजोइक काल से स्टार्ट हो गया। मछली का जन्म हो चुका था, पुनः एम्फीबिया है, रेप्टाइल है। ये रेप्टाइल और आगे बढ़े तो डायनासोर जैसे जानवरों का जन्म हुआ। ये जो है पूरा डायनासोर वाला पीरियड। जुरासिक पार्क एक मूवी है, डायनासोर के बारे में बताया गया है, विशाल काय शरीर होता था। तो ये पूरा जो मिसोजोइक पीरियड दिखाई दे रहा है, रेप्टाइलों का एक पीरियड था। कौन सा रेप्टाइल, जो रेंग के चल रहे हैं। तो इसमें कुछ उड़ने वाले भी थे, उन्होंने फिर पक्षी का रूप धारण कर लिया तो पक्षी आ गए। पक्षी के बाद जो थे, जो सिनोजोइक पीरियड में आया, इसमें जितने आपको स्तनधारी दिखाई दे रहे हैं वो आए, भालू, बंदर, स्तनधारी, भालू, बंदर, हाथी, गाय, घोड़े। और इसके बाद अंत में स्तनधारियों में मनुष्य बना। तो ये मनुष्य जो है ऐसे करके एक सीक्वेंस से आपको सरल जीव से जटिल जीव की ओर जाना है। पहले तो आपको ये डिफाइन करना है। कैसे करना है, आपको लिखना है जो प्री क्रेमियम था, इसमें चट्टानों का निर्माण हुआ, आग्नेय चट्टान बने और मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा था, पृथ्वी दहकती हुई गर्म गोला थी, ठंडी धीरे धीरे समय के साथ ठंडी हुई। बहुत सारे प्राचीन शिल्डों का निर्माण हुआ, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार से पृथ्वी शांत हो गई थी। तो शांत होने के बाद क्या हुआ होगा कि ज्वालामुखी से जो लावा बने होंगे शांत हुए होंगे। तो प्री क्रेमियम में आपको लिखना है कि सीडों का निर्माण हुआ। सीड मतलब पठार, प्राचीन पठार, जिसमें भारत का प्रायद्वीप पठार भी है। कनाडा का सीड है, कनाडियन सीड बोला जाता है। ब्राजीलियन हाईलैंड है, तो ब्राजील में साइबेरिया वाला क्षेत्र है, तो प्रायद्वीप भारत भी है। ऐसे करके पहले आप डिफाइन कर दिए प्री कैम्बियम को। पुनः जब आ जाएंगे इसमें लिखना है कि इसमें कोई भी जीव का विकास नहीं हुआ था। पुनः प्री कैम्बियम पीरियड में आएंगे तो आपको लिखना है बैक्टीरिया का जन्म हुआ था। पीरियड क्या है, अब पीरियड अगर देखना है तो देखिए 60 करोड़ तक तो आपका यही था प्री कैम्बियम। 60 करोड़ से 22.5 करोड़ साल तक का पीरियड जो था पेलियोजोइक का पीरियड था। अब इसके बाद है, इसमें जीवों का विकास धीरे धीरे हुआ और नए नए प्रकार के चट्टाने बने, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर बने। फिर बहुत सारे खनिज चट्टानों में आ चुके थे। समय के साथ धीरे धीरे जीवों का विकास एक सीक्वेंस पे हुआ। बैक्टीरिया, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, पक्षी, स्तनधारी और मनुष्यों का। अब इसमें भी फिश से ही पहले अगर और पूछता है आपसे कि मछली से ही पहले क्या बने थे, तो इसमें आपको समुद्री जीवों के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि जीवन का जो उद्भव हुआ है बायोलॉजिकल पोर्शन है, तो समुद्र से स्थल की ओर हुआ है और सरल जीवों से जटिल जीवों की ओर हुआ है। तो इसमें कोरल आता है, कोरल है, जेली फिश है, ये सब आज भी सरल जीव है, करोड़ों वर्ष पहले जन्म ले चुके थे। जेली फिश, कोरल आज भी हैं ये, बस रूप में परिवर्तन हुआ, इसके बाद ही मछली का जन्म होगा। तो कोशिश करिएगा छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर जाएं आप। और स्तनधारी ये सब जो है सिनोजोइक पीरियड में बने हुए हैं। क्या बोलना है, स्तनधारी, इवन पक्षी भी आ चुके थे सिनोजोइक में। ये जुरासिक काल बड़े बड़े डायनासोर का पीरियड था। इसमें आप लिख लीजिए, इस काल में रेप्टाइल का सम्राट था, रेप्टाइल का सम्राट था।
डायनासोर रहते थे, विशालकाय प्राणी थे, विशालकाय प्राणी। तो विशाल शरीर वाले प्राणी, विशालकाय प्राणियों का साम्राज्य पूरा मेसोजोइक पीरियड में था। अब सवाल है कि पेड़ पौधे वनस्पतियों के बारे में पूछेगा, तो पैलियोजोइक काल में ही वनस्पतियों का उद्भव हो चुका था। और देखिए, विशालकाय अगर जीव जंतु हैं तो उससे पहले जरूर इनका भरण पोषण करने के लिए इन्वायरमेंट उस तरीके की होगी। तो इन्वायरमेंट इनका भरण पोषण कर रही थी, फिर वो इन्वायरमेंट समय के साथ समाप्त हो गया होगा, इनके पास भोज्य पदार्थों की कमी पड़ गई होगी और ये मर गए। यही है जुरैसिक में दिखाया गया है। और डायनासोर जैसे जानवरों के बारे में बताया जाता है, जब ये मरे तो इसमें से कुछ उड़ने वाला एक लक्षण ग्रहण कर चुके थे, इन्वायरमेंट के अनुसार अनुकूलित हो चुके थे, पक्षी का निर्माण हुआ। और जो कार्बोनिफेरस, ये शब्द जब आता है कार्बोनिफेरस, तो इसमें कार्बन का निर्माण हो चुका था, इसलिए इसका नाम है कार्बोनिफेरस। कि कार्बन का निर्माण हुआ, जब कार्बन बने तो पेड़ पौधे जीव जंतु बने होंगे। तो कार्बन तो अभिन्न अंग है, तो इसलिए पीरियड बोला जा रहा है कि कार्बन का इस समय जन्म हुआ, तो कोयले का निर्माण हो चुका होगा और पेड़ पौधे वनस्पतियां होंगी, वो दबे होंगे, तभी कोयला बना है। तो ऐसे करके आपको चलना है। फिर इसमें आता है आपके प्राचीन पर्वत, नवीन पर्वत, पठार। तो पर्वत वाला आप चैप्टर देखेंगे तो उसमें आपको जो पर्वतों का क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ हम लोग सिनोजोइक एरा के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, सिनोजोइक एरा। अब हम लोग एक बार सिनोजोइक को देख लेते हैं, क्योंकि नया एरा है ये, और इसमें जो है टर्टरी और क्वाटरनरी, ये जो पीरियड है इसको डिवीजन करेंगे। इंपॉर्टेंट यही है आपका। तो बात कर लेते हैं हम लोग सिनोजोइक एरा का। इसमें टर्टरी पीरियड। अब देखिए, जो पीरियड है इसको हम इपोक में डिवीजन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है जो नीचे से आपको याद करना है। नीचे से इसलिए क्योंकि सीक्वेंस जन्म जो है हम लोग नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं। तो पेलियोसीन, इपोक, पेलियोसीन, फिर यहाँ पे करना है ओलिगोसीन, इयोसीन। क्या करना है यहाँ पे, इयोसीन, ओलिगोसीन, ओलिगोसीन, मायोसिन, मायोसिन और एलियोसिन। देखिए, दोनों में अंतर है, पेलियोसिन और पिलियोसिन। ये जो है ये इपोक है, सब में इपोक इपोक करते चलना है। इपोक है, पीरियड को इपोक में बांटते हैं। तो एक लाइन से नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं कि पेलियोसिन, इपोक, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, पिलियोसिन। इसमें क्या हुआ है, तो इसमें आपको बोलना है कि त्यक्त काल था, जो है अवसाद का बहुत अधिक निर्माण हुआ, और अवसादों में एक वलयन हुआ, इससे नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। तो नवीन वलित पर्वत का निर्माण किस कल्प पे हुआ है, धीरे धीरे इसी कल्प में हुआ। जैसे एक एक के बाद अगर हिमालय को आप देखेंगे तो हिमालय में 3 समानांतर पट्टी है, ग्रेट हिमालय है, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। तो इयोसीन पीरियड, ओलिगोसीन, मायोसिन जैसे कल्पों में आपका पर्वतों का निर्माण हुआ। तो नवीन वलित पर्वत आ चुके थे, और फिर पुनः पक्षी स्तनधारी जैसे जो जीव दिखाई दे रहे हैं ये आपके तृतीय कल्प में ही आए हुए हैं। फिर जो एग्रीकल्चर के रूप में शुरुआत हुआ, नया जीवन मानव का शुरुआत हुआ, वो आपका टर्टरी ना होकर चतुर्थ कल्प में बोलेंगे, क्वाटरनरी। क्या करना है, क्वाटरनरी पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड। इसमें ओलिगोस, इसमें बोलेंगे प्लीस्टोसिन, पेलियोस्टोसिन और होलोसिन।
क्या बोलना है, प्लेइस्टोसिन और होलोसिन। अब ये पूरा पीरियड कितने का है टर्टरी और क्वाटरनरी कितने का है? देखिए टर्टरी है 13.5 करोड़ वर्ष पहले, 13.5 करोड़ से लगातार चलते आया है 22 लाख तक, समझिए कि ये है। तो 13.5 करोड़ से लेके 22 लाख साल का पूरा ये पीरियड है आपका टर्टरी पीरियड है, ठीक है, ये वाला है। तो इसके बाद जो बच जा रहा है 22.5 लाख से लेके क्या बोलेंगे 22.5 लाख से लेके, और होलोसिन चला 10,000 साल तक, तो 10,000 साल तक का पीरियड है। अब यहाँ पे नया वाला क्या पूछेगा आपसे कि नया पीरियड कौन सा है, तो आपको बोलना है होलोसीन है। एक्चुअली में वो इपोक है, जो अभी हम नए कल्प में रह रहे हैं, युग में रह रहे हैं, जो भी है वो है होलोसीन। तो नूतन पीरियड है होलोसीन, जिसमें मानव का जन्म हुआ है, आधुनिक मानव का जन्म इसी होलोसीन में हुआ है। लेकिन जो प्लीस्टोसिन है ये मानव का जन्म है, वो आधुनिक मानव और मानव से पहले इपिस पढ़े हैं कि मानव का जन्म ही होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस ऐसे करके एक एक प्रजाति के बाद हुआ है। तो मानव प्रजाति तो आपका प्लीस्टोसिन में आ गया। ये प्लीस्टोसिन जो है इस समय इसे बोला जाता है हिमयुग था। जो यूरोप अमेरिका थे उसका बड़ा भाग बर्फ से ढका हुआ था, मानव का जन्म हो चुका था। होमो हिवेलिस होमो इरेक्टस निएंडरथल जैसी प्रजातियों का जो जन्म हुआ प्लीस्टोसिन में हुआ। लेकिन आधुनिक मानव का जन्म होलोसीन में हुआ। आधुनिक मानव कौन है? जिसने खेती बाड़ी किया, एक स्थायी समाज का निर्माण किया, गांव बसे, गांव की संस्कृति, बाद में शहर। तो ये सब होलोसीन से स्टार्ट हुआ है। और प्लीस्टोसिन में क्या हुआ है आपके, तो मानव का जन्म हुआ। इसके बाद आगे हिमयुग के बारे में बताना है कि एक बड़ा साल है इसमें कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप बर्फ से ढके हुए हैं। और पर्वतों का पूछेगा तो आपको याद रखना है कि जो नवीन बलित पर्वत है उसमें जो सीरीज है ये सारे किसकी देन है, तो ये है तृतीय कल्प में हुए हैं, अर्थात सिनोजोइक कल्प में ही बने हुए हैं नवीन बलित पर्वत। एक एक सीरीज बनी है, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन ऐसे करके। और महाद्वीप स्थापन कैसे हुआ है, तो 22.5 करोड़ वर्ष पहले ही हुआ है लगभग। आपका इससे पहले वाला जो पीरियड दिखाई दे रहा था कौन सा था पीरियड, तो जो जुरासिक काल वाला पीरियड था मिसोजोइक, उस काल में पृथ्वी का विस्थापन हुआ है। अब सवाल है पृथ्वी में अलग अलग चट्टानें, तो चट्टानों को आपको पढ़ना पड़ेगा आगे, चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें और अवसादी चट्टानें। बस आपको यही समझना है कि ये क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक, क्योंकि टॉपिक काफ़ी टफ लगता है पढ़ने में। इसमें ओवरऑल जो आप पढ़ रहे हैं एक बार फिर देख लीजिए। कंक्लूजन आपका, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं इसमें। परेड अवधि से क्या मतलब है, उससे आपको मतलब नहीं है। आप पढ़ रहे हैं भूगर्भिक इतिहास के बारे में। भूगर्भिक इतिहास पृथ्वी का क्या क्या पढ़ रहे हैं, पृथ्वी की आयु, किसकी आयु बोलेंगे, पृथ्वी की आयु। इसके बाद है जीवन का उद्भव, आपको दिखाना है जीवन का उद्भव कैसे दिखाना है, एकदम सरल जीवों से जटिल जीवों की ओर दिखाना है, सरल जीव से जटिल जटिल जीव की ओर। तो जो सीक्वेंस मैंने बताया था बैक्टीरिया से लेकर चलेंगे और इंसान तक का आपको दिखाना पड़ेगा। और इसमें थोड़ा सा आपको अपना थॉट भी लगाना होगा, अगर पूछता है सीक्वेंसिंग में ये पूछ सकता है और पूछता भी है। पुनः इसमें ज्वालामुखी उद्गार आपको दिखाना है। ज्वालामुखी ऐसा नहीं है कि किसी काल में आ रहे हैं, समय के साथ ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, आज भी हो रहे हैं। फिर है चट्टाने, तो चट्टानों के लिए आपको चट्टाने पढ़ना होगा, ज्वालामुखी उद्गार चट्टाने। फिर आप पढ़ लेते हैं पठार कि अलग अलग शिल पठारों का निर्माण हुआ। पुनः कुछ अब डायनासोर के बारे में बता रहे हैं कि डायनासोर जैसे जानवर भी हुआ करते थे। और पृथ्वी का जो भू आकृति है, अर्थात नदी, झील, पर्वत, इन सब का, और अंत में मानव कल्चर, जो मानव संस्कृति है उसको आपको दिखाना है कि मानव संस्कृति का एक होलोसीन में दिखाना है कि होलोसीन में हुआ। अब यहाँ पे क्या जैसे पूछ लेता है कि
कश्मीर में जो है कश्मीर की घाटी का निर्माण कब हुआ, चिल्का झील का निर्माण कब हुआ, थार के मरुस्थल कब बने, ऐसे करके। तो वो सब जब आप भारत गए तो विश्व का भूगर्भिक इतिहास, भूगर्भिक इतिहास वर्ल्ड लेवल पे एक कंसेप्ट है। तो ना जब पृथ्वी का आप पढ़ेंगे तो भूगर्भिक इतिहास भारत के बारे में आपको अलग से बताऊंगा कि भारत का भी एक भूगर्भिक इतिहास है, भारत का भूगर्भिक एक इतिहास है। तो हम उसमें बात करेंगे कि हिमालय माउंटेन का निर्माण कैसे हुआ, कितने पर्वत कौन से। लेकिन जब आपको पीरियड, इपोक और एज जैसे अवधि याद रहते हैं, आपको याद रहता है प्रीकैम्बियम एक पीरियड था, सॉरी एरा था, इसके बाद मेसोजोइक है, और फिर आपका इनोजोइक जैसे हैं। उसको आपको एक बार बार सोचना होगा। इसका नोट्स बनाते समय देखिए कोई प्रॉब्लम आता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, ठीक है, आप कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स में मैं आपको बताऊंगा अगर कोई प्रॉब्लम है। और कोशिश करिएगा ज़्यादा डीप ना जाने के लिए क्योंकि कंफ्यूजन होगा। ठीक है, कमेंट्स करिए, बने रहिए टू डू आई इसके साथ।